वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसके पहले वाला वीडियो में हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड कर चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देखिए, इसमें खंड ब में सबसे पहले 1 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा निबंध लिखने के लिए। ठीक है, जिसमें किसी एक विषय पर ही आपको निबंध लिखना है और 8 अंक का है। तो इसमें 1 नंबर में है कि मेरे प्रिय रचनाकार मतलब प्रिय लेखक। दूसरा नंबर में है हमारे त्यौहार, त्यौहार पर किसी पर त्यौहार पर भी आप लिख सकते हैं, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार हो उस पर अगर आपको याद है तो इसमें आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। तीसरा नंबर में हमारे प्रिय खेल, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, किसी भी प्रकार का खेल हो, कबड्डी, आप इसमें 3 नंबर में आपको याद है तो लिख सकते हैं। चौथा नंबर में है समय का महत्व, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। 5वां नंबर में मोबाइल, आधुनिक यंत्र, मानव। ठीक है, और फिर उसके बाद में 6ठा नंबर में है गंगा नदी। तो इन सब में से किसी एक पर ही आपको निबंध लिखना है, 8 अंक मिलेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करना है। तो 2 बनाना है, जो 1 बनाने पर 4 अंक मिलेंगे, तो 2 के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 1 नंबर में है कि इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। तो इसको बनाने का तरीका होता है कि आपको ये पहचानना होगा कि ये लाइन किस पार्ट से लिया गया है। तो इस लाइन को अब जब आप पहचान लीजिएगा कि किस पार्ट से लिया गया है, तो लिखने के लिए उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति ये देखिए अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पाठ को रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, इतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, कि मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस लाइन को भी आप पहचान लेते हैं कि किस पाठ का है, तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो भी पाठ दिया हुआ है उस पाठ का नाम यहाँ लिख करके और इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 दिया गया है कि नहीं, 2 का ही उत्तर देना है। इसमें वीडियो में आपको उत्तर मिल जाएगा देखने के लिए। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, तीसरा नंबर में 100% आपके एग्जाम में आएगा एकदम कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें मासिक शुल्क माफ करने का आग्रह हो। ठीक है, अगर इसको नहीं बना पाते हैं तो फिर अथवा में रहेगा नया खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखें 5 अंक के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी इसमें से 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से चुन करके 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बहुत उम्मीद है कि इन 10 में से 10 प्रश्नों का उत्तर आपको याद होगा। फिर भी इसका उत्तर इसी वीडियो में आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हरचरना कौन है, उसकी पहचान बतलाइए। दूसरा में है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तीसरा नंबर में है व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। और फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित हैं। 5वां नंबर में है नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। और फिर 7वां नंबर में है तुलसी के हृदय में किसका डर है। और 8वां नंबर क्वेश्चन में है डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। और फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में तिरिच क्या है, कहानी में किसका प्रतीक है। 10 नंबर में जीवन में विद्रोह का स्थान क्या है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में 5वां नंबर जो है इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है, जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखिए। फिर उसके बाद में है शिक्षा शीर्षक लेख का सारांश लिखें। हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। 5वें में है उषा का जादू कैसा है। 6ठा में है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण करने के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है
कि यहाँ तक आपको लिखना है और फिर इस वाले लाइन को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, नहीं लिखना है। फिर ये वाला लाइन उठा करके क्या करना है, आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यानी एक लाइन लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है और कुल शब्द को गिन करके लिख लेना है, कुल शब्द। और उसके बाद में जो संक्षेपण किए हैं, एक लाइन छोड़ करके लिखे हैं, उसको संक्षेपण शब्द में लिख लेना है। और इसमें जो भी दिया गया है शब्द सबसे अधिक बार उसको शीर्षक में लिख लेना है, तो आपको अंक मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा नंबर में संक्षेपण करना है। अब हम लोग उत्तर को देखेंगे, ठीक है। देखिए, समय का महत्व पर निबंध दिए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि इस पर निबंध लिखना है। समय मानव जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देना है और फिर लिखना है, समय का महत्व हर क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, खेल हो और सामाजिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में समय का महत्व है। विद्यार्थी यदि समय का सदुपयोग करे तो वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। किसान समय पर खेती करे तो अच्छी फसल प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यापारी समय का ध्यान रखेगा तो लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखेंगे। इसमें समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में पीछे रह जाता है। आलस और टालमटोल समय के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ बातों में गंवाता है वह बाद में पछताता है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर कार्य समय पर करना चाहिए। समय का सम्मान करने से ही जीवन सफल और सुखी बन सकता है। चलिए फिर आगे अब दूसरा नंबर में इसमें हम लोग देखेंगे कि इसी प्रकार व्याख्या करना है। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। तो लिखेंगे कि यह पंक्ति, प्रसंग में लिखेंगे, यह पंक्ति समाज में स्त्री पुरुष के भेदभाव को दर्शाती है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक बताना चाहते हैं कि समाज में पुरुष और स्त्री के गुण अलग अलग माने जाते हैं। यदि कोई पुरुष कोमलता या संवेदनशीलता जैसे गुण अपनाता है तो समाज में उसका मजाक उड़ाया जाता है। यह समाज की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में। देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो लिखेंगे, प्रसंग में यह पंक्ति मानव स्वभाव को समझने के लिए कही गई है। फिर नीचे वाला लाइन में व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे, इसका अर्थ है कि कुछ लोग केवल भोग विलास में लगे रहते हैं और कुछ धर्म के नाम पर अंधविश्वास में। दोनों ही संतुलन से दूर हैं। जीवन में भोग और धर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। चलिए फिर तीसरा नंबर में यहाँ लिखेंगे, आवेदन पत्र मासिक शुल्क माफ़ी के लिए। लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने महाविद्यालय का नाम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे विषय, मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु। फिर लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मेरे पिता की आय बहुत कम है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे धन्यवाद। फिर उसके बाद में भवदीय, अपना नाम यहाँ लिख लेंगे, कक्षा लिख लेंगे, फिर दिनांक लिख लेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से कोई 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हरचरना कौन है। तो लिखेंगे, हरचरना एक, उत्तर में हरचरना एक मेहनती और गरीब व्यक्ति है जो अपने श्रम से जीवन यापन करता है। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बिटिया घर के औजारों, दरवाजों, बर्तन आदि में लोहे को पहचान पाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे, जो राजनीति वास्तविक जीवन की समस्याओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर की जाए उसे व्यवहारिक राजनीति कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि समाज से न्याय, ईमानदारी और सच्चाई खत्म होती जा रही है। चलिए फिर आगे वाला 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, नागरिक क्यों व्यस्त है, उनकी व्यस्तता जायज़ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नागरिक अपने काम और पैसे कमाने में व्यस्त हैं। ज़रूरत तक यही
यह सही है, पर सामाजिक जिम्मेदारियां भूलना गलत है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कला कला के लिए सिद्धांत के अनुसार कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य और आनंद प्राप्त करना है। इसका किसी सामाजिक, नैतिक या धार्मिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि कला स्वतंत्र होती है और उसे किसी नियम या उद्देश्य में बाधा नहीं जाना चाहिए। कला का मुख्य उद्देश्य सुंदरता की अभिव्यक्ति करना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और समाज में जातिगत भेदभाव का वर्णन किया है। बचपन में उन्हें गरीबी और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल और समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे, आत्मकथा समाज को यह संदेश देती है कि सभी मनुष्य बराबर हैं, जाति के आधार पर भेदभाव गलत है। चलिए फिर आगे तीसरा नंबर में लिखेंगे, शिक्षा शीर्षक लेख का सारांश। तो इसमें लिखेंगे, शिक्षा लेख में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, समझ और सही गलत का बोध कराती है। शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के विकास में योगदान देता है। चलिए फिर आगे इसमें लिखेंगे कि लेख में बताया गया है कि शिक्षा से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और समाज में सम्मान पाता है, इसलिए सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और इसके पहले हम बता चुके हैं संक्षेपण करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको एक बार देख करके जाना है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।